हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया है, हम कंप्लीट एयरफोर्स की ल्यूसेंट सीरीज़ लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको ल्यूसेंट का मैथ्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम डेली बेसिस पर। ठीक है, और कल से हमने फिजिक्स भी स्टार्ट की है। कल फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी हमने फिजिक्स की। चैप्टर नंबर 5 था प्रक्षेप्य गति, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये फर्स्ट डे ही हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में पहुंच गई। ठीक है, आप जैसे भाई लोगों का बहुत सपोर्ट हुआ। ठीक है, तो अच्छी वीडियो गई हो। ठीक है, ट्रेंडिंग में मतलब ओपन अगर आप डालते हो कि फिजिक्स कुछ भी करके फिजिक्स के बारे में डालते हो, भाई एकदम खुल के आती है, ओपन होती है। ठीक है, तो आप सभी भाई लोगों की सपोर्ट से। और हाँ, कुछ मेरे भाइयों ने एक सबसे अच्छी बात ये, मेरा यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होता है। ठीक है, सपोर्ट करने की बात देखो भाइयों की, सपोर्ट किस तरीके से किया भाई। उसमें मेरा नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर था, तो सभी लोगों ने अपने जानने वाले या सभी से करके बोला कि भाई हमारे भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कुछ बंदों ने फेसबुक पर भी अपलोड किया और अपने व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाए। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा हुआ भाई, मेरे आज कम से कम 150 प्लस सब्सक्राइबर इंक्रीज कराए मेरे भाइयों ने। ठीक है, तो भाई आपसे बहुत बहुत विनती है और धन्यवाद भी है। ठीक है भाई, सभी को वीडियो शेयर करनी है, और वही अपना मेथड है जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर है, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जिससे भी सब्सक्राइब कराते हो उसे बोलना भाई सब्सक्राइब कर भाई का चैनल, और स्क्रीनशॉट सेंड करो। और फिर उस स्क्रीनशॉट को आप मुझे सेंड करोगे। आप मुझे सेंड करोगे, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके बिल्कुल डाउट फ़ोन पर अगर आप फ़ोन करते हो, कॉल करते हो किसी भी टाइम, अगर कोई प्रॉब्लम है एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एसएसआर किसी से भी रिलेटेड, तो भाई बेझिझक आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जो आपसे मतलब हो नहीं रहा। ठीक है भाई, क्वेश्चन 100%, अगर क्वेश्चन सही होगा आपका तो 100% सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है भाई, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। आज कम से कम इस वीडियो को ऐसा दिखा दो कि हाँ भाई हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, तो वही अपना मेथड है भाई, मतलब स्टेटस लगाना है, फेसबुक पर अपलोड करना है। ठीक है, और क्या स्क्रीनशॉट करनी है मुझे सेंड, जब आप अपने क्या कर लोगे, सब्सक्राइबर इंक्रीज करा दोगे तो। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है क्या, वृत्तीय गति, मीन्स सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या होती है एक बार सिंपल सी डेफिनेशन में बताता हूँ। अभी बुक की डेफिनेशन में ना आते हुए तो सिंपल सी डेफिनेशन आपने देखा होगा क्या, जब हम कहीं रनिंग ग्राउंड में रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा रनिंग ग्राउंड कोई इसी टाइप से होता है, इसी तरीके से का होता है। तो हम रनिंग ग्राउंड में जो भागते हैं, भागते चले जाते हैं, और जो हम मोशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या, उसे ही क्या बोलेंगे हम, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष की गई गति, एक किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष कुछ दूरी लेकर की गई गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है, या वृत्तीय पथ पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। ठीक है, अब देखते हैं बुक की डेफिनेशन क्या लिखा है। चलो अच्छा, सबसे पहले बात आती है एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, क्या, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग पर अचर चाल से, मतलब एक कांस्टेंट चाल से, ठीक है, चलती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति। कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और उससे मतलब उस निश्चित बिंदु से कुछ दूरी मान लेकर हमने और एक अपना वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर दिया, और जो वस्तु इस गति को करती है, मतलब ये गति करती है एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट को मानकर, ठीक है, और एक जो गति करते हैं उसे बोलते हैं हम एक समान वृत्तीय गति। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक क्या आता है हमारा, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण त्रिज्य सदिश, मतलब रेडियल वेक्टर, एक निश्चित समयांतराल में जितना जो कोण बनाता है, जितना कोण घूमती है, एक निश्चित समयांतराल में जितना कोण घूमती है उसे क्या बोलते हैं हम, कोणीय विस्थापन। कहने का मतलब जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है वृत्तीय पथ पर, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, चलो हाँ,
तब वो क्या करता है, एक वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति करता है। चलो, और वो क्या बोल रहा है कि निश्चित समांतराल, एक निश्चित समांतराल के बाद मतलब एक थोड़े से समांतराल के बाद वो क्या करता है, कुछ मान लिया कि T1 समांतराल के बाद वो θ1 एंगल बनाता है, T2 समांतराल के बाद वो θ2 एंगल बनाता है, और पूरे T समांतराल के डेल्टा T समांतराल के बाद डेल्टा θ एंगल बनाता है। कहने का मतलब समझ गए हो गया। अब तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, कोणीय विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित समांतराल के बाद जो हमारा एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो मान लिया कि T1 समय के बाद वो क्या बना रहा था, T2 एंगल, θ2 एंगल, और सॉरी T1 के बाद मतलब जो T1 उसने T1 समय के बाद क्या उसने θ1 एंगल बनाया, और T2 समय के बाद क्या बनाया भाई उसने θ2 एंगल बनाया। तो अगर मैं पूछूं कि उसका कोणीय विस्थापन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, डेल्टा θ बराबर, मतलब कुछ दूरी चलोगे, मान लिया डेल्टा से दूरी चले, डेल्टा से दूरी चलने पर θ एंगल बनाता है, और किसके, त्रिज्या सदिश के साथ। तो त्रिज्या क्या होती है, मान लिया कि इसकी सर्कुलर की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि डेल्टा θ इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन r। ठीक है भाई, चलो हाँ, क्या दिया हुआ है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन है। क्या होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि। याद रखना, यह कैसी है, एक स्केलर को सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट्स तैयार करके चलने यार। ठीक है, जो भी एक हमारा निश्चित यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं। ठीक है, आपको पहले वही अपना मेथड बताया था भाई, मैंने 5 वीडियो आपसे पहले अपलोड की हुई है। उन 5 वीडियो को एक साथ आप मतलब एक आप रिवीजन कर लोगे। रिवीजन करने के बाद अपने हैंड राइटिंग में अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, अब अच्छे से लिखोगे आपको पूरी अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब बात आती है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसे और कम कर लेते हैं यहाँ से, जो पूरा कंप्लीट ही आ जाए हमारा। चलो वही से पहले सिंपल सी डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं यहाँ से। क्या, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड 1 सेकंड में वृत्त केंद्र पर जितना कोण बनाती है। क्या, वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाती है उसे उस पिंड का कोणीय वेग कहते हैं। समझे, मतलब वृत्तीय गति करते समय 1 सेकंड में जितना वो एंगल बना रही है। क्या, वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन के टाइम पे वो केंद्र के साथ वृत्तीय गति करते समय 1 सेकंड में जितना एंगल बनाती है, मान लो डेल्टा θ एंगल बनाती है, और कितने समय बाद, 1 सेकंड मतलब डेल्टा t समय बाद। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि उसे बोलेंगे हम कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है या बनाती है उसे पिंड का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ओमेगा बराबर क्या होगा, 1 सेकंड में बना हुआ कोण मतलब डेल्टा θ बटे डेल्टा t। ठीक है, चलो यदि एक पूरा चक्कर लगाने में उसे समय लगाओ कैपिटल T, एक जब पूरा चक्कर लगाओगे, पहले बताइए पूरा चक्कर लगाने में उसे मान ले कैपिटल T समय बना लगा, और पूरे एक सर्कल पर एंगल कितना होता है, जब पूरा चक्कर लगा हुआ तो कोण तो भाई पूरा लिया जाएगा। अब पूरा कितने का एंगल, मतलब एक वृत्त कितने का होता है पूरा, 360 डिग्री का। तो यहाँ से हम 360 को लिख सकते हैं 2 पाई। तो कहने का मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में उसे समय लगेगा, वो सॉरी को कितना होगा उसका कोणीय वेग, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। मतलब मान लें कि उसे टी समय लग रहा है और पूरा एक चक्कर लगाने मतलब 2 पाई। ठीक है, 360 डिग्री में। यदि क्या 1 सेकंड में n चक्कर लगाए जाएं तो ओमेगा बराबर क्या होगा भाई, n चक्कर लगाए जाएंगे तो ओमेगा बराबर क्या होगा, n इंटू 2 पाई। क्योंकि n क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी के। यहाँ से n क्या है, नंबर ऑफ मतलब वेज, चक्करों की संख्या। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा भाई कि कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय, कोणीय वेग आपको पता होगा कोणीय वेग क्या होता है और रेखीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग आपको जस्ट अभी बताया है कि 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा, वो 1 सेकंड में चक्कर लगाते समय जितने कोण एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं, 1 सेकंड, एकांक समय में चली गई दूरी या एकांक सेकंड में जितना भी वो टाइम लेगा उसे क्या बोल लेंगे हम, कोणीय वेग। और रेखीय वेग क्या होता है,
एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? रेखीय वेग। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? रेखीय वेग। कोई प्रॉब्लम? या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को भी रेखीय वेग बोल देते हैं। v इज टू एस अपॉन टी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? v इज टू ओमेगा इंटू आर। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। तो इनके बीच में डिफरेंस रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लाइनर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जो भी आप अच्छा समझो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, नोट में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या? सभी कोणों का कोणीय वेग समान होता है, चाहे कण कोणों पढ़ लिया, कण है। सभी कणों का कोणीय वेग समान होता है, चाहे कण घूर्णन अक्ष के पास हो या उससे दूर हो। परंतु रेखीय वेग क्या होता है? चेंजेबल होता है, भिन्न भिन्न होता रहता है। जो कण अक्ष से जितनी दूर होगा या जितनी दूर पर होता है, उसका रेखीय वेग भी उतना ही अधिक होता है। समझ गए आप कि जो कोणीय वेग होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, सेम ही रहता है, समान रहता है भाई, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो रेखीय वेग होता है ना, वो हर मतलब जो उसके जितनी उसकी अक्ष से दूरी होगी उतना ही रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा, ये बोलना चाह रहा था। ठीक है वो, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट। क्या? कोणीय त्वरण। अब देखते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय या एकांक समय में कोणीय वेग में होने वाला परिवर्तन कोणीय त्वरण कहलाता है। जो दूसरी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनाते हैं कि एकांक समय में यदि समय को हम एकांक कर दिया, डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? एकांक समय में कोणीय वेग मतलब ओमेगा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण कहलाता है। या कोणीय त्वरण में होने कोणीय वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा? इसे मान ले कि इससे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो कोणीय त्वरण बराबर अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई, और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। नोट डाउन करके चलना है आपको। क्या? इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर 4.1 में हम पढ़ेंगे क्या? वृत्तीय गति में वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो गए? लगातार बदलने के कारण दो प्रकार के उसमें त्वरण उत्पन्न होते हैं। क्या? वृत्तीय गति में वेग का परिमाण क्या होता है? और परिमाण और दिशा दोनों लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, जिस कारण उसमें दो प्रकार के त्वरण उत्पन्न होते हैं। पहला, परिमाण में लगातार परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? स्पर्श रेखीय त्वरण को, मतलब जो परिमाण में लगातार हम चेंजेस देख रहे हैं, तो उसके कारण जो त्वरण में परिवर्तन हो रहा है ना, उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, इसे AT से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी दिशा स्पर्श रेखा की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? AT इज क्या होगा? dV अपॉन dt। ठीक है, जो परिमाण में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसे बोलते हैं AT से डिनोट करते हैं, अर्थात AT इज टू dV अपॉन dt। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा, यहाँ से दिशा में लगातार परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण अभिकेंद्री त्वरण कहलाता है। जो दिशा में जो हमारा डायरेक्शन में जो चेंज होता रहता है ना, उसके कारण जो उत्पन्न होता है उसे बोलेंगे जो उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे हम अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है भाई, और जिसकी दिशा हमेशा वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। जिसकी दिशा किसकी होती है? वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है हमेशा ही। ठीक है, इसे त्रिज्यीय त्वरण, इसे या तो त्रिज्यीय त्वरण या केंद्र को खोजने वाला त्वरण भी कहा जाता है। अगर उसने बुझा क्वेश्चन आया कि भाई केंद्र को खोजने वाला, एक वृत्त के केंद्र को खोजने वाले त्वरण को क्या बोलेंगे, तो आप क्या कहते हैं, क्या कहोगे? उसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। क्या? मान लिया उसने बुझा क्वेश्चन आया कि एक वृत्त के केंद्र को खोजने वाले त्वरण को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अभिकेंद्र त्वरण, जिसे AR से सूचित किया जाता है, AR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं भाई? देख लेंगे।
ए आर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ए आर इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर, वी बराबर क्या होता है आर इंटू ओमेगा। वी बराबर क्या होता है आर इंटू ओमेगा, या इसे हमने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, v अपॉन आर करके ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से v अपॉन आर और v को अलग लिख दिया r इंटू ओमेगा। v अपॉन आर, यहाँ से r कैंसिल आउट कर दोगे तो v इंटू ओमेगा या r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर वैल्यू पुटअप करने पर ये हमें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, तो साथियों जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ए टी बराबर क्या है स्पर्शरेखीय त्वरण, ठीक है, और ए आर बराबर क्या है अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इनके बीच में रिलेशन, मतलब इनके जो मध्य एक त्वरण उत्पन्न होगा, जो इनके मध्य त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, तो पहले एक बार देख लेंगे ए टी मतलब स्पर्शरेखीय त्वरण की जो डायरेक्शन होगी वो ऊर्ध्वाधर होगी, और ए आर मतलब इनके बीच में, मतलब ए आर जो होगा अभिकेंद्र त्वरण उसकी दिशा क्या होगी क्षैतिज होगी, और जो इनके मध्य एक त्वरण उत्पन्न होगा उसे ए से डिनोट करेंगे, अर्थात इनके बीच में रिलेशन क्या होगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2 AR इंटू ए टी कोस थीटा, ठीक है। लेकिन इनके बीच में हम देख रहे हैं एंगल कितना बनना है 90 डिग्री का, तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे आप 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दोगे तो यहाँ से क्योंकि हम पता है कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा इधर वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं भाई आगे बात आती है अब अभिकेंद्र बल, इम्पोर्टेंट है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल समझने की कोशिश करना, एक सेकेंड यार थोड़ा सा। अभिकेंद्र बल क्या होता है, वह बल जो किसी कण को वृत्तीय पथ में घुमाने के लिए रेखीय पथ से विचलित करता है। कहने का मतलब वह बल जो क्या एक वृत्तीय पथ में घुमाने के लिए केंद्र की, मतलब केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे बोलते हैं हम, उसे रेखीय पथ पर घुमाने के लिए जो विचलित करता है ना जो बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल कहलाता है। और क्या होता है त्रिज्य, सॉरी ये बल क्या होता है अंदर की ओर कार्य करता है, मतलब अंदर की ओर खिंचाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या उत्पन्न होता है, हमें पता लगता है कि वह बल जो किसी कण को वृत्तीय पथ में घूमने के लिए रेखीय पथ से, जो मतलब कोई लाइन ऐसे करके देख सेकंड देखता हूँ, मान ले कि यहाँ से ऐसे कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, और यहाँ से केंद्र से एक बल लग रहा है, मतलब अंदर की जो ये वस्तु पर अंदर की ओर वो एक बल कार्य करेगा, क्या अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, पहले तो रेखीय पथ पर गति कर रही थी, तो एकदम उससे केंद्र की ओर केंद्र की ओर से एक बल लगा, ठीक है, केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा था, ठीक है, और जो क्या कर देगा इसे एक वृत्तीय गति प्रारंभ मतलब करनी स्टार्ट कर देगा, वृत्तीय पथ पर घुमाना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब केंद्र से जो केंद्र अंदर की केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। इसमें क्या इस एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्या वह बल जो किसी कण को वृत्तीय पथ में घुमाने के लिए रेखीय पथ से विचलित करता है, ठीक है, वृत्तीय पथ में घुमाने के लिए जो रेखीय पथ से विचलित कर देता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला F बराबर क्या होगा mv स्क्वायर अपॉन आर। तो F बराबर क्या होगा mv स्क्वायर अपॉन आर, v हमें पता है क्या r इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा, क्योंकि v बराबर क्या होगा भाई r इंटू ओमेगा। अब v की जगह पुटअप करोगे तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एक नीचे r है तो आप यहाँ से r कैंसिल आउट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई होती है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा की जगह पुटअप कर दोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा F इज इक्वल टू बल क्या होगा 4 पाई mr n स्क्वायर, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, हमने बता भी रखा है इनका, तो कोई नहीं इनका, तो ठीक है भाई। चलो अब केंद्र बल, अब केंद्र बल क्या होता है पढ़ते हैं, सेकंड, हाँ, तो अब केंद्र बल क्या होता है अजड़त्वीय फ्रेम,
या नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जाता। ये छद्म बल जड़त्वीय बल होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, जड़त्वीय बल कहते हैं। अपकेंद्र बल प्रतिक्रिया बल नहीं है, यह केवल घूर्णन करते हुए तंत्र पे प्रभाव डालता है। अर्थात अपकेंद्र बल का सर्वसाधारण उपयोग हल्के एवं भारी तरल पदार्थों को पृथक करने में होता है। जैसे कि दूध, मतलब दूध से हमने क्रीम को अलग कर दिया, क्रीम से तो ये क्या करता है भाई, केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता जाता है स्पीड से। उसमें तो केंद्र की ओर बल लग रहा था, यहाँ से केंद्र से बाहर की ओर स्पीड से बल लगेगा। ठीक है, तो जो बल लगेगा, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि दूध से क्या होती है, क्रीम अलग होती है एक बल के कारण। ठीक है, उस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि दूध से क्रीम अलग करने के लिए कौन सा, जब हम दूध से क्रीम अलग करते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। ठीक है भाई, सेंटर से। चलो भाई, अब देखते हैं वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण हैं। जैसे समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति, समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की गति। तो यहाँ से यदि क्या, क्षैतिज वृत्ताकार सड़क की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। यदि क्षैतिज वृत्ताकार सड़क की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, और म्यू क्या है यहाँ से, घर्षण, जी है गुरुत्वीय जनित त्वरण, और वी है कार का वेग। तो यहाँ से क्या होगा, v बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, म्यू आर जी। वी बराबर क्या होगा यहाँ से, म्यू आर जी, अंडर रूट में म्यू आर जी। तो v बराबर क्या होगा, v मतलब रेखीय त्वरण, तो रेखीय वेग क्या होगा, v बराबर म्यू आर जी। ठीक है, गति है मतलब यहाँ पे, सॉरी v। चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि किसी, यार हाँ, किसी ढलावदार वृत्तीय सड़क पर गति, किसी ढलावदार वृत्तीय सड़क पर गति। ठीक है, कोई साइकिल सवार या कार स्मॉल आर त्रिज्या के पथ पर v वेग से गतिशील है। मान लिया कि कोई साइकिल सवार है, वो स्मॉल आर त्रिज्या के पथ पर v वेग से गतिशील है, मतलब स्पीड से वर्क कर रहा है v वेग से। यदि साइकिल सहित या कार सहित सवार का कुल द्रव्यमान कितना है, m है, तो मुड़ने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होगी। ठीक है, जो होगा क्या, mv² अपॉन r। पता है आपको mv², अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल mv² अपॉन r। ठीक है, जो केंद्र की ओर एक कार्य करता है बल, उसे बोलते हैं mv² अपॉन r। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, केंद्र की ओर एक बल कार्य कर देगा, उसे बोल लेंगे mv² अपॉन r। एक सेकेंड, यहाँ से इसे हम छोटा करते हैं। हाँ, जो केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा वो क्या होता है, अभिकेंद्रीय, मतलब अभिकेंद्र, केंद्र की ओर बल कार्य करने वाला उसे कहा mv² अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ से r साइन थीटा बराबर किसका होगा, mv² अपॉन r, और r कोस थीटा क्या होगा, किसके, mg के। mg मतलब नीचे गुरुत्वीय त्वरण के साथ, उसका बल धरती के साथ भी तो बल लग रहा है ना, तो r कोस थीटा क्या होगा, क्षैतिज घटक है, तो r क्षैतिज, तो एक सेकेंड, तो क्षैतिज घटक क्या होगा भाई, r कोस थीटा, क्योंकि त्रिज्या इसकी त्रिज्या है, मान लेते ऐसे इस फॉर्मेशन में ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे क्या बोलेंगे, mv²। अब ऐसे कर रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो mv² अपॉन r, तो इस पर एक अभिकेंद्रीय बल त्वरण कर रहा है केंद्र से। ठीक है, और यहाँ से स्मॉल यो r कोस थीटा मतलब क्षैतिज के साथ क्या होगा, धरती के साथ mg मतलब वर्क कर रहा है, mg जो धरती के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ से। ठीक है, तो वो mg वर्क करता है। ठीक है भाई, चलो, तो सड़क के अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया r को दो घटकों में विभाजित कर देगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या, r साइन थीटा जो वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, और r कोस थीटा क्या होगा, mg के बराबर होगा, जो जिसकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से r, इसे यहाँ से अगर tan थीटा निकाल लेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या निकल के आता है, v² अपॉन आर जी। तो फ्रेंड्स क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा v² अपॉन आर जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जस्ट देखते हैं आगे क्या है।
तो यहाँ से थीटा निकाल दिया हमने, या तो थीटा के अगर थीटा निकालना है तो क्या होगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर यहाँ से जस्ट हम आपसे v पूछते हैं, v ये वाला v पूछते हैं, तो यहाँ से आर जी इंटू टेन थीटा तो इधर पहुँच जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, आर जी टेन थीटा। स्पष्ट होता है कि क्या, कि झुकाव कोण क्या है, थीटा है, v क्या है, v और r, मतलब जो झुकाव कोण थीटा v और r पर क्या है, निर्भर कर रहा है, मतलब ये वाला थीटा किस पर निर्भर कर रहा है, v और r पर पूर्णतः। ये वाला जो थीटा एंगल है, झुकाव कोण है जो, मतलब वो किस पर निर्भर कर रहा है, v और r पर विभाजित, वो मतलब निर्भर कर रहा है। सुरक्षित रूप से मुड़ने के लिए उसे थीटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो सुरक्षित, अगर उसे मुड़ना है, एक मतलब एंगल, इसी एंगल से घूमना होगा जिससे वो ना गिर पाए, तो मतलब उसे सुरक्षित रूप से मुड़ने के लिए क्या होगा, थीटा छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा, अगर वो बताया है कि अगर कोई साइकिल सवार किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ रहा है, क्वेश्चन आता है, मतलब कि कोई साइकिल सवार किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ रहा है, तो एंगल कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या ऐसे करके पूछ सकता है। तो एंगल क्या होना चाहिए भाई, छोटा एंगल होना चाहिए, ज़्यादा एंगल पे घूमेगा तो भाई गिरने का भी डर होता है, ठीक है भाई। चलो यहाँ से देखते हैं 6.3 में, क्या ऊर्ध्व तल पर में वृत्तीय गति, ऊर्ध्व तल में वृत्तीय गति, ठीक है। यदि m कण का द्रव्यमान, मतलब m क्या हो, कण का द्रव्यमान हो, और स्मॉल r क्या हो, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और तनाव बल क्या हो यहाँ से, ठीक है। तो भाई और t क्या है यहाँ से भाई, तनाव बल, और v1 क्या है, बिंदु, ये जो हमारे सर्कल में दिया बिंदु a पर, यहाँ पर v1 त्वरण है, वेग है सॉरी, और v2 क्या है, बिंदु b पर, एक सेकंड नीचे कर लेते थोड़ा सा मुझे, और v2 क्या है, यहाँ पर बिंदु b पर वेग है, ठीक है। तो बिंदु p पर क्या होगा, बिंदु p कहाँ है, यहाँ पर है, आप देख रहे होगे ये। तो बिंदु p पर एक देखते हैं, केंद्र की ओर एक तनाव बल कार्य कर रहा है, किसके, केंद्र की ओर एक तनाव बल कार्य करता है, और ठीक इसी के विपरीत एक बल है, ठीक है। कौन सा है, इसी के ठीक विपरीत, मतलब इनके बीच जो काम कर रहा है, पहले ये बताइए, mv² अपॉन r, मतलब अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे में से घटा दें, एक तो इधर के लिए कर रहा है, एक इधर वर्क कर रहा है, जिस भाई देखो कोई चीज़ है, मान लिया यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, आपने एक इधर से वर्क करा, स्टार्ट करना इस पर, और एक ने इधर से वर्क करा, एक तो इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो भाई अगर दोनों के सेम ही फोर्स लगा रहे हैं, सेम ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक ही मान ले इसने ज़्यादा लगाया, तो ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो इसकी तरफ को खींच जाएगा, तो इसका मतलब यदि इस वाले ने ज़्यादा लगाया, तो वो एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो इस वाले की तरफ को खींच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पर एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बल कार्य कर रहा है, जिसे बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। और क्या, यहाँ से तनाव बल, एक तो तनाव बल केंद्र की ओर लग रहा है, और इसके बाहर की ओर mg cos थीटा लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों को हम हटा दें, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से घटा दें, मतलब क्या कर दें, माइनस कर दें, तो उनके बीच जो उत्पन्न होगा वो क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र बल बोलेंगे, ठीक है भाई। तो क्या होगा, यहाँ से स्पष्ट होता है कि बिंदु P पर क्या होगा उत्पन्न, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mv² अपॉन r, मतलब क्योंकि एक दूसरे के विपरीत माइनस इसलिए करना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन t की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या है, mv² अपॉन r, जो कि ये है, ठीक है। चलो हाँ, तो बिंदु A पर, छोटा कर लेते हैं यहाँ से, बिंदु A पर क्या है, यहाँ पर इस बिंदु A पर यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, 0, क्योंकि ये दिख रहा है साफ साफ, थीटा बराबर क्या है, 0, और कोस थीटा, क्योंकि t माइनस mg कोस थीटा है, अगर कोस थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि कोस में थीटा मतलब कोस 0 का मान क्या होता है, 1, ठीक है, पता है आपको कोस 0 का मान क्या होता है, 1। तो t1, क्योंकि पहले पर तो यहाँ पर तनाव t1 है ना, यहाँ पर जो है ना तनाव, इस पर ये तनाव तो t1 है ना यहाँ के लिए, तो यहाँ से तनाव t1 है, तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, t1 माइनस का mg कोस थीटा था, क्योंकि कोस थीटा यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रखोगे 0, तो कोस mg कोस थीटा, तो t1 माइनस mg हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, जल्दी बताइए, mv1, क्योंकि वो जो वेग तो क्या है, बिंदु A पर वेग क्या है, v1 है, तो क्या होगा, mv1² अपॉन r, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, और बिंदु B पर क्या है, एंगल
थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 है क्योंकि कोस थीटा कोस 180, कोस 180 का मान होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर वही है अपना टी माइनस एम जी कोस थीटा था ना, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है भाई। ठीक है, थीटा थीटा की जगह रखा हमने 180, 180 का मान क्या होता है माइनस का 1, तो यहाँ से एम माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा T1, क्योंकि तनाव तो बिंदु बी पर T2, बिंदु बी पर तनाव क्या है T2, और प्लस क्योंकि माइनस कोस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, तो यहाँ से प्लस का mg हो जाएगा इज इक्वल टू m, यहाँ पर बिंदु बी पर एंगल कितना है V2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m V2 स्क्वायर अपॉन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल गया भाई T2 प्लस mg V2 स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि V2 का मान क्या है न्यूनतम है, मतलब बहुत कम है, न्यूनतम है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, मतलब यदि हम T2 बराबर 0 रख दें, तो यदि T2 मतलब तनाव 0 रख दें तो V2 का मान क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए क्या होगा mg बराबर, क्योंकि ये mg बराबर किसके आ जाएगा m V2 स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर मैं V2 नहीं पूछूंगा आपसे तो क्या बताओगे, आर की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो r इंटू एम जी। ठीक है, वो तो एंगल क्योंकि V2 बराबर क्या होगा यहाँ से अंडर रूट में पहुँच जाएगा, क्योंकि इसका V2 का स्क्वायर है, तो V2 बराबर क्या होगा r इंटू जी। एम तो एम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे ना भाई, क्योंकि हमें पता है यहाँ से इस वाले m से ये वाला m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V2 स्क्वायर बराबर क्या आएगा r इंटू जी, और V2 निकालना है तो अंडर रूट में पहुँच जाएगा अंडर रूट का आर जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे क्या बोल देंगे हम भाई, इसे क्रांतिक वेग भी बोलते हैं। तो V2 बराबर क्या होता है, क्रांतिक वेग बराबर क्रांतिक अगर पूछते हैं डेफिनेशन भी, क्रांतिक वेग क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट आर जी। तो अंडर रूट आर इंटू जी, आर क्या है यहाँ से वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ठीक है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम गति का समीकरण लगाएंगे। गति का समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण क्या, V1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, ये लगा दी हमने, तो यहाँ से रख देंगे वैल्यू, पुटअप करेंगे तो V2 हमें पता ही है, और H की वैल्यू भी पता ही है, क्योंकि H तो कंप्लीट है भाई, H तो ये कंप्लीट है हाइट, R तो ये पे सर्कल की त्रिज्या क्या है R, एक R ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2R, तो हाइट तो हमें पता लगा है 2R है, मतलब वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना, पूरा व्यास ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे V2 की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो V1 भी निकल के आ जाएगा। तो V1 कैसे निकाल लोगे, V1 बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5RG। ठीक है भाई, इजी भाई, हमें ये पता है समीकरण V स्क्वायर, द्वितीय समीकरण क्या है V स्क्वायर बराबर तृतीय समीकरण क्या है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, यही तो है ना। ठीक है भाई, S की जगह करोगे हाइट H रखना, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण, V2 यहाँ पर U स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे V2, और यहाँ V स्क्वायर की जगह रख दोगे V1, तो यहाँ से आपका V1 भी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, V1 बराबर अंडर रूट 5RG। ठीक है, ये जो हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। अब लास्ट में नोट में दिया हुआ है क्या, नोट 1 में वृत्त के निम्नतम एवं उच्चतम बिंदु पर डोरी का तनाव क्या होगा, ये बता रहा है वो क्या, TL मतलब न्यूनतम में सबसे नीचे वाले बिंदु पर, और ठीक है हाई पॉइंट मतलब लो पॉइंट पर और हाई पॉइंट पर, TL माइनस का TH क्या होगा 6mg। m क्या है यहाँ से द्रव्यमान, और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ क्या होगा 6 मल्टीप्लाई पिंड का भार। ठीक है भाई, चलो सेकंड में क्या दिया हुआ पॉइंट में कि एक गोल मेज मतलब एक गोल चक्कर घूमने के लिए उच्चतम बिंदु पर चाल क्या होगी, V बराबर अंडर रूट का RG। ठीक है, एक गोल चक्कर को घूमने पर उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम में मतलब यहाँ से V2, क्योंकि बिंदु सबसे ऊपर, ऐसे अगर हम एक गोल चक्कर लगा रहे हैं सबसे ऊपर क्या चाल होगी V2 बराबर अंडर रूट का GR, और सबसे नीचे निम्नतम बिंदु पर अंडर रूट का 5RG या GR। ठीक है, जो भी होगा। अतः क्या होता है यहाँ से कोई तल में वृत्तीय गति असमान वृत्तीय गति होती है। स्पष्ट हो रहा है भाई क्या, ऊर्ध्व तल में, क्योंकि देखो भाई उच्चतम बिंदु पर तो कोई और सी गति आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रही है एक और अलग गति आ रही है, तो इसका मतलब उच्चतम पर तो क्या आ रही है अंडर रूट RG, और यहाँ क्या आ रही है 5RG, तो क्या हो रही है चेंजेस हो रही है। तो इसका मतलब हो रहा है कि
5 RG यहाँ से, तो यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब चेंज हुआ है, ऊपर तो कुछ और गति है, नीचे कुछ और गति है, तो इसका मतलब ऊर्ध्व तल पर व्यत्यय गति क्या होती है, असमान होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है भाई, अलग अलग होती है। तो भाई कंप्लीट चैप्टर हो गया भाई। देखो एक बच्चे की कमेंट आई थी कि वो बोल रहे थे सर कि आप इसके क्वेश्चन नहीं करा रहे, तो भाई क्वेश्चन तो तभी होंगे ना जब आपके कंप्लीट थ्योरी क्लियर होगी। आपको थ्योरी क्लियर है भाई, छोड़ दूंगा कुछ नहीं, एक का क्वेश्चन लेकर चलूँगा, सब कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। जब ल्यूसेंट का नाम ले लिया तो एक भी कुछ नहीं छोड़ने वाला, बस आपका सपोर्ट चाहिए भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो का मैंने यहाँ पे आई बटन पे क्लिक, वो लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो प्रीवियस, मतलब चैप्टर नंबर 5। और ठीक है, और प्लीज़ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।